नमः संस्कृता मित्रों आज की अपनी यह क्लास संस्कृत व्याकरण के संधि से है। आज की क्लास में हम संधि से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे कि हो सकता है कि उसकी जानकारी हमको पहले से ना हो। हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि जिनकी जानकारी हो सकता है कि पहले से हमको ना हो। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे जो कि हम अपने संस्कृत के प्रत्येक क्लास में आपको ये चीज़ बताते हैं। और वो चीज़ यह है कि संस्कृत व्याकरण में हर एक वर्ण और हर एक शब्द, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हर एक वर्ण और हर एक शब्द अपने आप में एक नंबर है। अपने आप में एक नंबर है, चाहे वह वर्ण हो, चाहे वह शब्द हो, और चाहे ही वह क्यों कोई सूत्र ना हो, सब अपने आप में एक नंबर है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप संस्कृत से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से वर्ण को देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कोई शब्द देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कोई सूत्र देकर पूछ लिया जाता है कि यह किस चीज़ का सूत्र है, इससे क्या होता है, यह वर्ण किसके अंतर्गत आता है, यह शब्द किसके अंतर्गत आता है, या इस वाक्य में कौन सा अनुवाद है, या इसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति, कुछ भी आपसे प्रश्न बना लिया जाता है। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि संस्कृत व्याकरण सबसे सरल विषय है। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत विषय ही सभी विषयों में सबसे सरल विषय है। क्यों विषय है दोस्तों? क्योंकि अगर आप कोई भी और विषय ले लें, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे विज्ञान यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो दोस्तों, समय समय पर उसमें करेक्शन होते रहते हैं। नए नए राइटर यानी नए नए लेखक, नए नए कवि उसमें नई कविता को जोड़ते हैं, जो कि हमको समय के साथ उसको भी पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन संस्कृत हमारा एक ऐसा विषय है जो प्राचीन काल यानी आदिकाल से जितना लिखा गया है आज भी उसमें उतना ही है, ना कुछ बढ़ाना है, ना कुछ हमको घटाना है, सिर्फ उतना ही पढ़ लेना है। और उतना ही अगर हम दोस्तों पढ़ लेते हैं तो हमको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी जो संस्कृत से संबंधित हो। चलिए दोस्तों, हम संधि शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमने आपसे कहा है कि हर शब्द में, हर वाक्य में, हर वर्ण में एक नंबर होता है। तो आप देखें, इस संधि में भी आपका एक नंबर है। वो कैसे? जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके सामने प्रश्न आ गया कि संधि में उपसर्ग कौन सा है, या संधि में मूल धातु कौन सा है, या संधि में कौन सा प्रत्यय है, या संधि पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, या कोई नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो मैं इस एक शब्द में आपके 4 नंबर बताते हैं। देखिए क्या है। पहला शब्द दोस्तों, संधि जो बना है वो हमारा बना है, सम उपसर्ग लगा है, इसमें सम उपसर्ग लगा है, धातु है, और ये धातु का चिन्ह भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो धातु का चिन्ह होता है। और इसमें दोस्तों की प्रत्यय लगा है, की प्रत्यय। तो आप इसके नीचे लिख भी सकते हैं, की आपका प्रत्यय है, धा आपका धातु है यानी मूल शब्द है, और सम दोस्तों आपका उपसर्ग है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, हमने आपको जो बताया कि की प्रत्यय से बना कोई भी शब्द हमेशा पुल्लिंग होगा। इसको आपको याद रख लेना है कि की प्रत्यय से बना कोई भी शब्द हमेशा पुल्लिंग होगा। दोस्तों, अब आप यहाँ अगर प्रत्यय पढ़ने लगेंगे तो आपको वहाँ एक चीज़ समस्या नहीं होगी कि की प्रत्यय किस में आता हो, तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि आपसे कोई पूछे कि की प्रत्यय से लगा कोई शब्द क्या होगा, तो हमें यकीन है कि अब आप नहीं भूलेंगे, आप झट से बता देंगे कि की प्रत्यय से लगा, की प्रत्यय जिस शब्द में लगा होगा वह शब्द हमारा पुल्लिंग होगा। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा था। आप देख सकते हैं आपको इसी एक शब्द में 3 से 4 नंबर मिला। अब दोस्तों, इससे बनने वाला अगला प्रश्न जो होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधि का अर्थ क्या होता है, या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है
मेल या जोड़, जिसको आप योग भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मिलना, ये संधि का शाब्दिक अर्थ है। चाहे आप मेल बोल दीजिए, चाहे आप जोड़ बोल दीजिए, चाहे आप योग बोल दीजिए, और चाहे आप मिलना बोल दीजिए। दोस्तों, ये संधि से संबंधित हमारा दूसरा बिंदु था या दूसरा नंबर था। अब इसी से संबंधित हम तीसरे शब्द की बात करें, तीसरे नंबर की बात करें, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको एक सूत्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया 4 सूत्र दे दिया जाएगा, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से संधि सूत्र है या संधि परिभाषा करने वाला या संधि की परिभाषा बताने वाला सूत्र है। दोस्तों, पहले मैं सूत्र लिखूंगा, उसके बाद आपको उसका अर्थ यानी परिभाषा बताऊंगा, जो कि आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, जो हमारी संधि की सूत्र है, संधि सूत्र में लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। संधि सूत्र, तो दोस्तों संधि सूत्र है वर्णानाम परस्परम, वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानाम संधि, वर्णानाम परस्परम विकृतमत संधानम संधि, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। दोस्तों, यह संधि विधायक सूत्र है, यह हमारा संधि विधायक सूत्र है। ये आपसे दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधि विधायक सूत्र है। तो दोस्तों, ये हमारा संधि परिभाषा विधायक सूत्र है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसके हम हिंदी अर्थ की बात करें या इसकी कह सकते हैं परिभाषा बात करें, या ये परिभाषा ही है। संस्कृत में अगर आपसे परिभाषा पूछे संधि का तो आपका ये होगा, और अगर आप हिंदी में इसकी परिभाषा बताना चाहें तो होगा दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उनमें, किनमें वर्णों में, उनमें होने वाला वर्ण परिवर्तन संधि कहलाता है। होने वाला वर्ण परिवर्तन संधि कहलाता है। दोस्तों, ये हमारा इसका हिंदी में अर्थ होगा, या हम दूसरा अपने शब्द में लिखना चाहें कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है हमारा संधि कहलाता है। तो दोस्तों ये है। और दोस्तों, यहाँ जो विकृति है, अगर हम विकृति की बात करें, अगला पॉइंट हमारा जो है नंबर की दृष्टि से आपसे पूछ ले कि विकृति का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है विकृत का अर्थ होता है वर्ण परिवर्तन। यदि आपसे विकृत की बात करें तो विकृत का हिंदी अर्थ होता है वर्ण परिवर्तन। दोस्तों, संधि को पढ़ने से पहले हमको इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जामिनर को भी पता है कि संधि तो सबको आ जाता है कि या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। आ ई से मिलने से ए होता है, आ से मिलने से दीर्घ आ होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको नहीं पता होता है, तो आजकल एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, जैसे यदि हम इसके कुछ उदाहरणों की बात कर लें, संधि होती कैसी है आपको भी पता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है गणेश, हमने एक शब्द लिखा है गणेश, या संस्कृत पढ़ लें तो संस्कृत में कर लेते हैं, हमारे पास है गणेशा। अब इसका हमको संधि पूछा जाए संधि होती कैसी है, तो आप देखिएगा दोस्तों, हमने बताया कि जब दो वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है, दोस्तों यदि हम इसको अभी विच्छेद करें तो हमारा हो जाएगा गण, तो इसका आ हमारा बाहर आ जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा ईसा। आप देखिए ईसा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप इस आ और इस ई के मेल से आपका हो गया है ए, तो वही हमारा दोस्तों हो गया है, इधर का आ निकल आया, इधर के ई हो गया और ये दोनों मिलकर का ए हुआ है। तो यह जो आपका अर्ध है इस पर ए का मात्रा आ जाएगा ये, और इसका जो चिन्ह होता है और ये हमारा सा आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गणेशा।
तो दोस्तों यही जो परिवर्तन होता है वो दो वर्णों के मेल से, यही हमारा संधि कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित अभी कुछ हमको और बिंदु पढ़ने हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि संस्कृत संधि के लिए हमें संहिता जरूरी होती है। क्या? संहिता। जी हाँ, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि संधि के लिए जरूरी है, तो आपको याद रखना है कि संधि के लिए आवश्यक है या संधि के लिए अनिवार्य तत्व है, वो क्या है? वो संहिता है। तो याद रखना है, संधि के लिए अनिवार्य है क्या? संधि के लिए अनिवार्य तत्व है, संधि के लिए अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है दोस्तों? तो वो हमारा है संहिता। संधि के लिए अनिवार्य है, तो क्या अनिवार्य है? वह है हमारा संहिता। जी हाँ दोस्तों, संहिता। संधि के लिए अनिवार्य है संहिता। और दोस्तों हमारे व्याकरण शास्त्र में संहिता, हमारे व्याकरण शास्त्र में संहिता के लिए एक नियम है या एक सूत्र है, एक नियम है या एक सूत्र है। वो सूत्र इसका क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो तो चलिए ज़रूरी है। अब मैं संहिता सूत्र नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो छोटा है। संहिता, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो बड़ा भी ले लेंगे। संहिता, संहिता के लिए दोस्तों सूत्र क्या है? संहिता एक पदे, संहिता एक पदे नित्य, संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, उपसर्गयोः, नित्या समासे, नित्या समासे वाक्ये, वाक्ये तु सा विवक्षां पेक्षते, पेक्षते, सॉरी दोस्तों, पेक्षते। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षां पेक्षते। अर्थात संहिता तीन जगह अनिवार्य है सूत्र के हिसाब से। संहिता एक पदे यानी संहिता एक पद में नित्य यानी सदैव जरूरी है, नित्या धातु उपसर्गया, और संहिता धातु और उपसर्ग में भी सदैव जरूरी है। तीसरा नित्या समास से, और समास में भी संहिता सदैव जरूरी है। वाक्य तुषा विवधाम पेक्षते, और वाक्य के लिए यानी ऐच्छिक होता है या आप कह सकते हैं वैकल्पिक होता है। आप अपने इच्छानुसार वाक्य में इसका प्रयोग कर भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते, ये आपके इच्छा के ऊपर अधीन है। लेकिन तीन जगह से पूछ सकता है संहिता कितनी जगह जरूरी है या संहिता का नित्य कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, समास में, एक पद में, धातु उपसर्ग में, वाक्य में, या इनमें से आपको तीन दे दिया जाएगा कि समास में, धातु उपसर्ग में, और एक आपको दे दिया जाएगा एक पद में। इसको एक काल में बना दिया जाएगा, दूसरे में बना दिया जाएगा धातु उपसर्ग में, तीसरे में बना दिया जाएगा समास में, चौथा बना दिया जाएगा सभी में। दोस्तों यदि आप इस सूत्र को याद रख लेते हैं, संस्कृत वास्तव में दोस्तों बहुत सरल है। अगर आप उसके जो सूत्र है सिर्फ आप सूत्र को ही कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको उसके हिंदी को रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप उसका विच्छेद करके उसका अर्थ निकालना सीख लीजिए बस। देखिए स्पष्ट लिखा है, संहिता एक पदे नित्या, यानी संहिता एक पद में नित्य जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। नित्या धातु उपसर्गयो, और कहाँ नित्य जरूरी होगा? वो धातु और उपसर्ग में। नित्य समास से हमेशा सदैव समास में, और वाक्य में अपने इच्छा के अधीन आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हम यहाँ लिख भी देते हैं संहिता कहाँ कहाँ जरूरी है। तो संहिता जरूरी है नंबर एक आपका वो एक पद में, एक पद में। दूसरा आपका समास में। तीसरा आपका धातु या उपसर्ग में। और चौथा जो आपका है वो आपको ध्यान देना है, वो आपके ऐच्छिक है या आप कह सकते हैं वैकल्पिक है।
संहिता यहाँ 3 जगह आपका उपयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, आप इतने एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके आगे जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। चलिए दोस्तों, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे संधि के प्रकार की। चलिए चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसके आगे जो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे। अब यहीं से हमारा संधि का क्लास भी शुरू है। चलिए दोस्तों, क्लास का मतलब यहाँ पर कि हमको संधि का प्रकार भी यहीं से पढ़ना है, हमको संधि विच्छेद कैसे करना है या किस शब्द में कौन सी संधि है, हमको इसको भी पहचानना है। चलिए दोस्तों, हमने संधि पढ़ा, संधि का संस्कृत सूत्र क्या है उसको पढ़ा, हमने संहिता क्या है उसको पढ़ा, हमने संहिता का सूत्र पढ़ा। अब दोस्तों, जो हमको अगला जानना है वो हमको जानना है विच्छेद क्या है। संधि होगा तो विच्छेद भी होगा। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि विच्छेद क्या है। विच्छेद का दोस्तों अगर हम अर्थ बात करें तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, यानी संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करना। संधि क्या होता है? मेल अथवा जोड़ होता है। और विच्छेद क्या होता है? उन्हीं वर्णों के मेल को अलग अलग कर देना ही विच्छेद कहलाता है। यदि आप विच्छेद की परिभाषा भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही हमारा विच्छेद कहलाता है। दोस्तों, ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और उसके बाद कुछ वैसे भी हम चर्चा कर दे रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, हो सकता है पूछा जाए या भी ना भी पूछा जाए, तो आपको पता ही हो। जैसे दोस्तों कि संधि विच्छेद करते समय या संधि करते समय, स्पेशल संधि करते समय उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, अर्थात वर्णों में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, पहला क्या है, जब दो वर्ण आपस में नज़दीक आते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया वर्ण होता है, जो विकार उत्पन्न होगा वो नया वर्ण होगा। या जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो जो पहला वाला वर्ण होगा उसका लोप हो जाएगा। ये सब उसके कुछ परिवर्तन हैं, जो उनके अंदर विकार उत्पन्न होता है, वो उसके नियम हैं। तो दोस्तों, इसको हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए उसे आपको बता दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे स्पेशल संधि के प्रकार की। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे संधि के प्रकार की। तो हम अगर संधि के प्रकार की बात करें तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अच संधि। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमारा ये संस्कृत में ही होगा। पहला जो हमारा संधि है वो है अच संधि, और दूसरा हमारा है हल संधि। जी हाँ दोस्तों, हल संधि। और तीसरा जो होगा वो हमारा होगा विसर्ग संधि। पहला अच संधि, दूसरा हल संधि और तीसरा विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों, यदि हम अच की बात करें तो अच को हिंदी में कहते हैं स्वर, तो ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि। और हल को हिंदी में कहते हैं व्यंजन, तो ये हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। और विसर्ग का विसर्ग ही होगा। स्वर संधि कब होगी, व्यंजन संधि कब होगी और विसर्ग संधि कब होगा, पहले उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके प्रकार की, वो हमको कैसे पढ़ना है। बहुत ही सरल है दोस्तों। यदि आप अगर सूत्र याद कर लेंगे, और जब आप सूत्र याद कर लेंगे तो हम आपको ट्रिक बता देंगे संधि करने की, आप कभी नहीं भूलेंगे यकीनन। इस चीज़ को मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सूत्र याद कर लेंगे और उसको जो उसके वो इसमें कुल मिला के दोस्तों आपको करना क्या है कि जो हमारे प्रत्याहार होते हैं उन्हीं प्रत्याहारों को किस में बदलना है, इस सूत्र हमको बताता है। अगर आप वही सीख जाएंगे तो आपको संधि में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी और आपको संधि रटना नहीं पड़ेगा। और जो आपको बताया जाता है कि आप ये याद कर लीजिए, ये उदाहरण याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आ जाएगा तो आप स्वयं ही कर लेंगे, बस पहचान जाएंगे कि शब्द में कौन सी संधि है। चलिए, पहले अच संधि कब होगी, यानी जब स्वर का मेल स्वर से होगा तब हमारा होगा स्वर संधि।
व्यंजन कब होगा? जब दोस्तों व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन हो, तब आपका व्यंजन संधि होगा। या आपका व्यंजन प्लस स्वर हो, तब दोस्तों आपका व्यंजन होगा। सेम यही विसर्ग में है, जब पहले विसर्ग हो और बाद में आपका स्वर हो तब, या फिर जब आपका विसर्ग हो और आपका व्यंजन हो तब आपका व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि होगा। यहाँ पर आप इसके बराबर लिख सकते हैं कि जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तब आपका हल संधि या व्यंजन संधि होगा। जब व्यंजन का मेल स्वर से हो तब भी पर आपका हल या व्यंजन संधि होगा। और जब विसर्ग का मेल विसर्ग या स्वर्ग से या विसर्ग का व्यंजन से होगा तो दोस्तों आपका यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। चलिए दोस्तों, आप इतने की स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब उसके बाद हम तीनों की चर्चा करेंगे कि हमको तीनों में इनके कितने प्रकार पढ़ने हैं। दोस्तों वैसे तो अगर हम टीजीटी पढ़ रहे हैं, पीजीटी या अपर प्राइमरी का एग्जाम देना है, टेट का या शिक्षक भर्ती का, दोस्तों हमको इसके सभी प्रकारों को पढ़ना होगा। हमारा जो स्वर संधि है ये 8 प्रकार का है मुख्य, और जो हमारा व्यंजन है ये भी 8 प्रकार का है, और जो हमारा विसर्ग है वो 6 प्रकार का है। इन सबको दोस्तों हमको पढ़ना है। चलिए आइए अब हम चर्चा करेंगे हमको कौन कौन सा पढ़ना है संधि के प्रकार में। चलिए दोस्तों, अब हम एक तरफ लिखेंगे संधि का हिंदी में नाम और एक तरफ उसका दोस्तों संस्कृत सूत्र लिखेंगे। एक तरफ हम स्वर का हिंदी नाम लिखेंगे और एक तरफ उसका हम संस्कृत लिखेंगे दोस्तों। और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुबह शाम उठते बैठते कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन निकालिए, एक बार उसको रटिए मत, एक बार रिवीजन कर लीजिए। हर एक घंटे पर एक बार इसको पढ़ लीजिए, रटना नहीं है। हर एक घंटे पर आधा घंटे पर मोबाइल निकालिए, निकालने से पहले कुछ भी फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कुछ भी है, कोई भी सोशल मीडिया है, आप उसको ओपन करने से पहले अपने गैलरी में जाइए, आप इन सूत्रों को पढ़ लीजिए। आपको अपने आप 2-4-10 दिन हफ्ते में आसानी से याद हो जाएगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और आप 2-4 बार लिख लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमको पढ़ना है स्वर संधि। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं स्वर संधि और इसके प्रकार। स्वर संधि का जो प्रकार होगा वो हमको पढ़ना है 8 प्रकार का। चलिए दोस्तों, पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा है दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि। दूसरा है दोस्तों गुण संधि। और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और चौथा पढ़ना है यण संधि, चौथा यण संधि। पांचवा अयादि संधि, पांचवा अयादि संधि। और छठवां जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। और जो हमको सातवां पढ़ना है वो पढ़ना है पर रूप संधि, पर रूप संधि। और जो हमको आठवां पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का दोस्तों कहने का मतलब है कि इसमें आपको कोई बदलाव नहीं होगा, जो शब्द जैसे होगा वैसे रहेगा, दोनों एक हो जाएगा बस। अभी जब आपको इसका आगे सूत्र विश्लेषण करेंगे तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो जो हमारा हिंदी संस्कृत का पहला संधि स्वर का है वो है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का संस्कृत सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। दोस्तों आपसे एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जाता है संधि का, किस संधि का सूत्र कौन सा है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखाया जा रहा है। तो आप इसको विशेष याद कर लीजिएगा, और याद हो तो बहुत अच्छी बात है। गुण संधि का सूत्र जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आद गुणः। आदेंग गुणा नहीं रखना है दोस्तों, आदेंग गुणा आपका संज्ञा विधायक सूत्र है जो कि हमने आपको वहाँ पढ़ाया था। ये आपका गुण संधि का होगा आद गुणः, इसको आपको ध्यान देना है दोस्तों। और वृद्धि का हमारा हो जाएगा वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। और यण का हमारा सूत्र हो जाएगा दोस्तों इको यणचि, इको यणचि। अयादि का हो जाएगा एचो अय वा या वाह, एचो अय वा या वाह। पूर्व रूप का आपका हो जाएगा
एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति पर्व रूप का आपका हो जाएगा, सॉरी, एंग पर रूपम, एंग पर रूपम, और आपका प्रकृति भाव का हो जाएगा प्लुत प्रगृह, सॉरी, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। दोस्तों ये आपके स्वर संधि के 8 प्रकार हैं और ये आपके 8 प्रकार के इसके सूत्र हैं जो कि दोस्तों आपको कंठस्थ होना बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है? पहला हमारा है दीर्घ संधि और इसका जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा हमारा है गुण संधि और इसका सूत्र है आदगुणः। तीसरा हमको पढ़ना है वृद्धि संधि और इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। और चौथा हमको पढ़ना है यण संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। और पांचवा हमको पढ़ना है अयादि संधि और इसका हमारा सूत्र है एचो अय वायावाह। और छठा हमको पढ़ना है पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एंगा पदांतादति। और सातवां हमको पढ़ना है पररूप संधि जिसका सूत्र है एंग पररूपम। और आठवां हमको पढ़ना है प्रकृति भाव संधि और जिसका सूत्र है आपका प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। दोस्तों ये 8 प्रकार हैं और इसके सूत्र हैं, आप इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की कि हमको व्यंजन संधि में कौन कौन सा पढ़ना है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की और व्यंजन संधि में हमको कौन कौन सा पढ़ना है, तो उसमें भी हमको 8 प्रकार पढ़ने हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए पहले तो हमको दोस्तों पढ़ना है व्यंजन संधि में, यहाँ पर डाल देते हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के प्रकार। तो पहला इसमें हमको पढ़ना है इष्टुत्व संधि, दूसरा हमको पढ़ना है इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, जसत्व संधि। उसके बाद हमको पढ़ना है चतुर्व संधि और पांचवा हमको पढ़ना है अनुस्वार संधि। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि और आपको चरत्व संधि पढ़ना है। उसके बाद अनुस्वार संधि पढ़ना है और आपको तोड़ लिया, जिसको आप बोलते हो तोड़ लिया लत्व संधि, तोड़ लिया लत्व संधि, तोड़ ली या आप इसको लत्व संधि भी बोलते हो क्योंकि कहीं ये लिखा मिलता होता है, कहीं ये आपको लिखा मिलता है। और सातवां हमको पढ़ना है, सातवां पढ़ना परस वर्ण संधि, परस वर्ण संधि। दोस्तों ये इतनी संधियां हमको पढ़नी है। चलिए इसका हम अब संस्कृत में सूत्र क्या है वो भी लिख लेते हैं। एक और है दोस्तों, सॉरी एक और है अनुनासिक संधि। 8 उसमें है, 8 इसमें है। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चत्व संधि, अनुस्वार संधि, तोरली संधि या लत्व संधि, परसवर्ण संधि, ये आपका वाह है, ये आपका श है, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि। अब दोस्तों हम यदि इष्टुत्व संधि की बात करें तो जो हमारा इष्टुत्व संधि होता है इसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है इस्तो, इस्तो, इश्चुना, इश्चु, इस्तो, इश्चुना, इश्चु, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। इसके बाद हमको जो इष्टुत्व संधि पढ़ना है इसका जो संस्कृत सूत्र होता है वो हमारा होता है इष्टुना, इष्टु, इष्टुना, इष्टु। जसत्व का जो हमारा होता है वो होता है हमारा झलाम, झलाम, जसो, अंते, झलाम, जसो, अंते। और चरत्व में हमको पढ़ना है जो हमारा चरत्व संधि है
इसका अगर हम हिंदी सॉरी इसका संस्कृत सूत्र बात करें तो हमारा होता है खरी चा, खरी चा। अनुस्वार संधि की बात करें तो इसका जो हमारा संस्कृत में सूत्र होता है वो होता है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। तोरली की बात करें तो लत्व संधि का हमारा सूत्र ही होता है तोरली, तोरली। जो हमारा तोरली संधि होता है इसका जो सूत्र होता है तोरली होता है। यदि हम परस्व वर्ण की बात करें तो होता है अनुस्वारस्य, इसका जो सूत्र होता है वो होता है अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः, यही परस्वर्णः, परस्वर्णः, अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः। चलिए दोस्तों, आप इसका सॉरी एक और भूल गए जो कि मेन इंपॉर्टेंट वो भी है। इसका जो सूत्र है वो है यरोह अनुनासिके, अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसमें भी हमको 8 पढ़ना है। पहला पढ़ना है इस्तो इष्टुना इष्टु, दूसरा पढ़ना है इष्टुना इष्टु, तीसरा पढ़ना है झलाम जसोवंते, चौथा पढ़ना है खरीचा, पांचवा पढ़ना है मो अनुस्वारः, तोरली पढ़ना है यानी दत्व संधि में तोरली सूत्र होगा। अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः, परस्वर्ण संधि का सूत्र है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये हमारा अनुनासिक संधि का सूत्र है। तो दोस्तों हमको स्वर संधि में भी 8 संधि पढ़ना है, व्यंजन संधि में भी 8 प्रकार के संधि पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि की, उसमें भी दोस्तों हमको 5 प्रकार की संधियां पढ़नी है। चलिए दोस्तों, आप इनके के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमको इसके आगे 5 प्रकार के संधि पढ़ने हैं विसर्ग संधि के। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम अब चर्चा करते हैं विसर्ग संधि के 5 प्रकार की। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं विसर्ग संधि की और विसर्ग संधि के प्रकार की। हमने आपको बताया था कि जो हमारा विसर्ग संधि होगा वह विसर्ग और स्वर या विसर्ग और व्यंजन के मेल से होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के प्रकार की। तो हमको इसमें 5 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है सत्व, पहला जो हमको विसर्ग संधि ने आपको बताया 5 प्रकार पढ़ना है। सत्व, रुत्व, उत्व, सत्व, रुत्व, उत्व, तीनों हैं। एक रलोप है, एक रेफ है। सत्व, रुत्व, उत्व, रलोप और 5वां जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेफ। दोस्तों यही 5 हमको इसमें भी पढ़ने हैं। विसर्ग संधि में कौन कौन से? सत्व संधि, रुत्व संधि, उत्व संधि, रलोप संधि और एक रेफ संधि। दोस्तों ये 5 संधियां हमको इसमें पढ़नी है। दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा लाइट जाने की वजह से और कैमरे में कुछ फॉल्ट हो जाने की वजह से क्लास आपकी मिस हो गई थी। तो दोस्तों उसके आगे हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना था विसर्ग संधि। और हमने आपको बताया था कि हमारा जो विसर्ग संधि है वो हमको 5 प्रकार का पढ़ना है, जिसमें हमने आपको बताया था सत्व संधि, रुत्व संधि, उत्व संधि, रलोप संधि और अंतिम आपको बताया था रेफ संधि। तो दोस्तों इन 5 संधि का हमारा यह सूत्र है। पहला जो सूत्र है वो है विसर्जनीय शाह, दूसरा जो है वो है रुत्व संधि का, वो आपका सस्व जो सो रू है। तीसरा जो आपका है अरोरोर प्लूताद प्लूते है और रलोप का आपका रो री है सूत्र। और रेफ का खर वशानियो विसर्गनीय, खर वशानियो विसर्जनीय। ये आपका विसर्ग संधि के 5 संधि का जो विसर्ग संधि के 5 प्रकार हैं वह इनका संस्कृत सूत्र है। तो दोस्तों ये इतना संधि पढ़ने से पहले हमको पढ़ना था। अब इसके बाद हम इसके अगली क्लास में स्वर संधि का स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम पहली क्लास में पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।